पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में एक मोची रहता था। वह गैर शादीशुदा था और अपनी सारी जिंदगी तन्हा गुजारता। दिन भर वह गांव के चौराहे पर बैठकर लोगों के जूते सीकर अपना पेट पालता। उसके हाथों में ऐसी महारत थी कि पुराना जूता भी नए जैसा हो जाता। लेकिन उसके हुनर के बावजूद उसकी कमाई बहुत कम थी। दिन भर की मशक्कत के बाद जो चंद सिक्के हाथ आते, उन्हीं से वह शाम को खाने के लिए थोड़ा सा अनाज खरीद लेता। अक्सर ऐसा भी होता कि दिन ढलने तक मेहनत के बावजूद उसके पास सिर्फ सूखी रोटी और पानी ही बचता। गरीबी ने उसकी जिंदगी को यूं जकड़ रखा था कि उसने कभी शादी का सोचा भी नहीं। वह जानता था कि इस कमाई से न घर चल सकता है और न खानदान। फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। वह रोशनी सब्र और कनात की थी, जो हर मुश्किल के बावजूद उसके चेहरे को पुरसुकून रखती। एक दिन ऐसा हुआ कि मोची के दिल में खिचड़ी खाने की ख्वाहिश जाग उठी। कई दिन गुजर गए थे कि उसने यह सादा मगर लजीज खाना न चखा था। दिल ने जिद पकड़ ली कि आज चाहे जेब खाली क्यों ना हो, कुछ न कुछ करके खिचड़ी जरूर पकाऊंगा। वह जल्दी से बाजार गया, जेब में मौजूद चंद सिक्कों को टटोला और हिसाब लगाया। बड़ी एहतियात से चावल और मूंग की दाल खरीदी। सब्जी वाले से प्याज और थोड़ा सा घी भी ले लिया। वापसी पर उसके कदमों में एक अजब सी खुशी थी, जैसे कोई बड़ा खजाना हाथ लग गया हो। झोंपड़ी में पहुंचकर उसने बड़े शौक और मोहब्बत से खिचड़ी पकानी शुरू की। धुएं से उसकी कच्ची झोंपड़ी भर गई और खुशबू चारों तरफ फैल गई। बर्तन में जब चावल और दाल उबलने लगे तो उसके दिल में बेकरारी और बढ़ गई। वह बार बार ढक्कन उठाकर देखता और मुस्कुराता, गोया सदियों की कोई तमन्ना पूरी होने वाली हो। आखिरकार जब खिचड़ी तैयार हो गई तो उसने बड़े एहतमाम से एक पुराने मगर साफ थाल में निकाली और बीच आंगन में रख दी ताकि ठंडी हो जाए। वह बैठकर खुशबू सूंघता रहा और दिल ही दिल में शुक्र अदा करता रहा। फिर उसके जहन में ख्याल आया, क्यों ना अभी वह जूते वापस कराऊं जो गांव वाले लेने आएंगे। खिचड़ी तो ठंडी होने में वक्त लगेगा, तब तक यह काम भी हो जाएगा। यह सोचकर उसने थाल वहीं छोड़ा और हाथ में सिलाई किए हुए जूतों का गट्ठा उठाया। दरवाज़ा बंद के बिना ही गांव की गलियों की तरफ निकल पड़ा। उसके दिल में यह यकीन था कि जब वह लौटेगा तो खिचड़ी उसी का इंतज़ार कर रही होगी। इत्तेफाक ही की बात थी कि उसी वक्त एक गीदड़ जंगल से निकलकर गांव की तरफ आ भटका। भूख ने उसे बेकरार कर रखा था। नाक पर भरोसा किए वह इधर उधर मुंह मारता फिर रहा था कि अचानक एक झोंपड़ी से खिचड़ी की लज्जत भरी खुशबू उसके नथुनों से टकराई। गीदड़ का मुंह पानी से भर गया। वह एहतियात से झोंपड़ी के करीब आया और अंदर झांका। अंदर का मंजर देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। एक बड़ा सा थाल आंगन के बीच रखा था और उसमें खिचड़ी भाप देती पड़ी थी। घर बिल्कुल सुनसान था। गीदड़ ने मौका गनीमत जाना और फौरती से अंदर घुस आया। वह भूखा प्यासा था, सो सीधा थाल पर जा चढ़ा और खिचड़ी पर टूट पड़ा। दाल और चावल की खुशबू ने उसे बेहाल कर दिया था। वह मुंह झुकाता और लुकमा पर लुकमा उड़स लेता। दांतों के नीचे गरम खिचड़ी की लज्जत से उसकी आंखें चमक रही थीं। लेकिन अभी वह आधी भी न खा पाया था कि अचानक दरवाजे पर कदमों की छाप सुनाई दी। यह मोची था। वह खिचड़ी के शौक में जूते भी जल्दी जल्दी वापस कराया था ताकि फौरन आकर मज़े से खाए। लेकिन ज्यों ही उसने झोंपड़ी में कदम रखा और आंखें थाल की तरफ उठीं, उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। वहाँ कोई और खाने में मशगूल था, एक गीदड़ जो बड़े मज़े से उसकी मेहनत की कमाई खा रहा था। मोची के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने बिना कुछ सोचे फौरन दरवाज़ा अंदर से बंद किया ताकि गीदड़ भाग न सके। फिर झपट कर एक पुरानी रस्सी उठाई और गीदड़ के अगले पांव कस कर बांध दिए। गीदड़ ने जान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर भूख के मारे वह इतना कमज़ोर था कि ज़्यादा जोर न लगा सका। अब खिचड़ी आधी ख़त्म हो चुकी थी। थाल के किनारों पर दाल और चावल चिपके हुए थे और मोची का दिल गुस्से से दहक रहा था। उसने सोचा, यह मेरी दिन भर की मेहनत और उम्मीद थी और यह कमबख्त आकर मज़े से खा गया। अब इसको सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ूंगा। मोची का गुस्सा ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने करीब रखा हुआ एक मोटा सा डंडा उठाया और गीदड़ की ऐसी पिटाई की कि उसका बुरा हाल हो गया। गीदड़ चीखता, चिल्लाता और हाथ पांव मारता रहा, लेकिन बंधी हुई रस्सी ने उसे कहीं भागने न दिया। मोची थक थक कर कभी डंडा रख देता और अपने काम पर जा बैठता। जूतों में सुई धागा डालता, मगर दिल का गौबार फिर जोश मारता
तो दोबारा उठकर गीदड़ पर डंडे बरसाता। गीदड़ हर बार कराहते हुए सोचता, या अल्लाह, अगर यह यूं ही मारता रहा तो मेरा बचना मुश्किल है। मुझे कोई चाल चलनी होगी वरना जान से जाऊंगा। यूं ही मार खाते, सिसकते और मौका ढूंढते हुए गीदड़ ने पूरी रात काटी। उसकी आंखों में नींद तो क्या, लम्हा भर का सुकून भी ना आया। दूसरी तरफ मोची भी थकन से निढाल होकर आखिरकार सो गया। सुबह सूरज की पहली किरण झोंपड़ी की दीवार पर पड़ी तो मोची नींद से जागा। उसने पुराना औजार उठाया और हसब मामूल गांव के काम पर चल दिया। दरवाज़ा उसने बेफिक्री से बंद न किया, बस यूं ही कच्चा सा खुला छोड़ दिया। यह लम्हा गीदड़ के लिए जिंदगी और मौत का फैसला कुन मौका था। उसने अपने जख्मी बदन को घसीटा, रस्सी को दांतों से चबाया, पंजों से रगड़ा और बड़ी मुश्किल से उसे ढीला करने में कामयाब हो गया। अब उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, अगर मैंने आज अकल से काम न लिया तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाऊंगा। अब मुझे ऐसी तदबीर लगानी होगी कि न सिर्फ यहाँ से निकल सकूं, बल्कि इस मोची से बदला भी ले सकूं। रस्सी से बंधे गीदड़ ने सोचा कि अगर सीधा भागने की कोशिश की तो शायद पकड़ा जाऊं। बेहतर है कोई चालाकी की जाए। चनांचा उसने अचानक जोर जोर से चीखना और शोर मचाना शुरू किया, जैसे किसी को पुकार रहा हो। उसकी आवाज़ सुनकर करीब के जंगल में मौजूद दूसरे गीदड़ चौंक गए। वे भी बाआवाज़ बुलंद चीखने लगे। इनमें से एक उसका पुराना दोस्त भी था। उसने आवाज़ पहचान ली और दौड़ता हुआ गांव की तरफ आ निकला। आखिरकार वह मोची की झोंपड़ी तक पहुंचा। दरवाजे की दरार से अंदर झांका तो देखा कि उसका दोस्त रस्सियों से बंधा हुआ है। जिस्म पर मार के निशान और सूजन थी, लेकिन फिर भी वह अजीब सा मुतमिन दिखाई दे रहा था। दोस्त ने हैरानी से पूछा, यह क्या हाल बना रखा है? तुझे किसने यूं बांध दिया? बंधे हुए गीदड़ ने अंदर ही अंदर तकलीफ को दबाया और मासूमी मुस्कुराहट के साथ बोला, हम तो यहाँ ऐश कर रहे हैं दोस्त। रोज़ हलवा पूरी खाते हैं, मौज मस्ती करते हैं। ये रस्सी तो बस एक रस्म है, बाकी सब लुत्फ़ ही लुत्फ़ है। बाहर खड़ा गीदड़ लालच में आ गया। उसने रस्सियों को कैद नहीं बल्कि गोया राहत का झरिया समझ लिया। उसकी आंखों में चमक आ गई और वह बेताबी से बोला, अगर वाकई ऐसा है तो मुझे भी यह किस्मत मिले। मुझे भी बांध दे ताकि मैं भी वही मज़े उड़ाऊं जो तू कर रहा है। बंधे गीदड़ ने अपनी मक्कारी छुपाते हुए बड़ी संजीदगी से कहा, अगर चाहता है तो ठीक है, मेरी जगह तू आ जा। यूं उसने बड़ी चालाकी से अपनी रस्सी खुलवाई और लम्हा भर में दोस्त को बांध दिया। फिर खुद झोंपड़ी से निकलकर आज़ादी की सांस ली। अब वह जख्मी ज़रूर था, मगर आज़ादी के नशे में उसके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, मैंने न सिर्फ जान बचाई बल्कि अपनी अकल से मुश्किल से निकलने का रास्ता भी ढूंढ लिया। मोची जब जूते ठीक करके वापस आया तो उसने देखा कि गीदड़ अब भी बंधा हुआ है। उसके दिल में फिर गुस्से की आग भड़क उठी। उसने डंडा उठाया और बरसाना शुरू कर दिया। बेचारा गीदड़ दर्द से तड़पने लगा और कराहते हुए अचानक बोला, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। यह सुनते ही मोची हैरान रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह चीख कर बोला, ये क्या? गीदड़ इंसानी जबान में बात कर रहा है? जरूर ये पहले मुझसे कोई चाल चल रहा था, अब अपनी असलियत दिखा रहा है। शक और गुस्से में आकर उसने और जोर से डंडे बरसाना शुरू कर दिए। गीदड़ हर बार पर कराहता और जान बचाने की फरियाद करता रहा। आखिर जान के खतरे को देखते हुए उसने जल्दी से कहा, मारो मत, मैं तुम्हारे लिए ऐसा काम करूंगा जो तुमने ख्वाबों में भी न सोचा होगा। मैं तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से करवा सकता हूं। मोची के कदम यकदम रुक गए। उसके दिल में तजब्जुब की लहर दौड़ गई। हैरत और शक के साथ उसने डंडा नीचे किया और सोच में पड़ गया। गीदड़ ने मोची की आंखों में देखकर कहा, अब तुम फिक्र न करो, तुम यहीं मेरा इंतज़ार करना। मैं कल वापस आऊँगा एक ऐसी खुशखबरी के साथ जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगी। यह कहकर गीदड़ जंगल की तरफ निकल पड़ा। चलते चलते वह दरिया के किनारे जा पहुंचा। दरिया की लहरें चमक रही थीं और पानी की सतह पर सूरज की किरणें रक्स कर रही थीं। गीदड़ ने एक गहरी सांस ली और अचानक उसने जादुई रूप धार लिया। उसका बदन लरजने लगा, बाल गायब हो गए और लम्हों में वह एक बारब और वजीहा इंसान में बदल गया। लिबास शाहाना था और चेहरे पर सफारतकारों जैसी संजीदगी। वह दरिया पार करके सीधा बादशाह के महल में जा पहुंचा। दरबार में दाखिल होते ही उसने निहायत अदब और वक़ार के साथ झुककर सलाम किया और बुलंद आवाज़ में कहा, ए बादशाह वक्त, मैं पड़ोसी सल्तनत के बादशाह का एलची हूँ।
मेरा बादशाह आपकी शहजादी से शादी का ख्वाहिशमंद है। ये रिश्ता दोनों रियासतों के दरमियान अमन और दोस्ती का मजबूत रिश्ता साबित होगा। बादशाह यह सुनकर खुशी से मुस्कुरा उठा। उसने कहा, अगर पड़ोसी बादशाह ने यह ख्वाहिश जाहिर की है तो हमें मंजूर है। यह हमारी सल्तनत के लिए एजाज़ है। यकीन दहाने के बाद बादशाह ने कीमती तोहफे और नजराने उस एलची के हवाले किए और कहा कि अपने बादशाह को हमारी रज़ा की खबर दो। गीदड़ दरबार से निकला, दरिया पार किया और फिर दोबारा अपने असली रूप में मोची की झोंपड़ी के पास आ पहुंचा। उसने खुशी खुशी कहा, मुबारक हो मोची, तुम्हारी किस्मत जाग गई है। बादशाह ने अपनी बेटी का रिश्ता मंजूर कर लिया है। तुम्हारी शादी शहजादी से तय हो गई है। मोची का दिल खुशी से झूम उठा। वह सोच भी नहीं सकता था कि जो कल तक एक गरीबी का मारा जूते सीने वाला था, आज उसकी किस्मत बादशाह की बेटी के रिश्ते से जुड़ने वाली है। शादी के दिन गीदड़ मोची को दरिया के किनारे ले आया। वहां एक धोबी कपड़े धो रहा था। गीदड़ ने धोबी को सोने के सिक्के दिए और कहा, इन कपड़ों को ऐसे ना फैलाओ जैसे आम दिनों में करते हो, बल्कि इन सबको दरख्तों की टहनियों पर इस तरह सजा दो कि दूर से देखने वाला यह समझे जैसे कोई शाही बारात दरिया के किनारे कायम किए हुए है। धोबी ने जैसे ही कपड़े दरख्तों पर डाले तो मंजर निहायत ही अजीब और दिलकश हो गया। रंग बिरंगे कपड़े हवा में लहराते हुए ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे कीमती खिलतें हों जो किसी बड़ी बारात के मेहमानों ने पहनी हों। उसके बाद गीदड़ एक रुई भुनने वाले के पास गया। उसे भी सोने के सिक्के दिए और कहा कि थोड़ी सी रुई मुझे दे दो। रुई हासिल करके वह वापस आया और मोची के हाथ में देते हुए बोला, जब मैं दरिया पार करूं और तुम्हें लगे कि मैं बादशाह के दरबार में पहुंच गया हूं तो फौरन ये सारे कपड़े दरख्तों से उतार लेना, फिर इस रुई के छोटे छोटे गोले बनाकर दरिया में डालते रहना। मोची यह सब सुनकर हैरान भी हुआ और परेशान भी कि आखिर गीदड़ ये सब क्यों करवा रहा है, मगर उसके पास और कोई चारा न था, इसलिए चुपचाप सर हिला दिया। इसी दौरान महल की बालकनी से बादशाह भी दरिया के पार यह मंजर देख रहा था। उसने आंखें नीम बंद करके दूर के मंजर पर गौर किया तो उसे ऐसा लगा जैसे एक बड़ी बारात दरिया के किनारे से उसकी तरफ बढ़ रही हो। दरख्तों पर लटके कपड़े हवा में लहरा रहे थे और सूरज की रोशनी पड़ते ही वह ऐसे झिलमिलाते कि गोया रेशम व जरी के जोड़े पहने हुए लोग चल रहे हों। बादशाह ने अपने वजीरों से कहा, यह बारात किसकी है जो हमारे दरिया के पार से हमारे महल की जानिब आ रही है। जैसे ही गीदड़ ने दरिया अबूर किया और महल के करीब पहुंचा तो उसने फौरन अपना इंसानी रूप धारा और फिर से एक बावकार एलची का भेष बनाकर बादशाह के दरबार में हाजिर हो गया। इधर दरिया के किनारे मोची गीदड़ की हिदायत के मुताबिक रुई के छोटे छोटे गोले बना बनाकर पानी में डाल रहा था। वह मंजर दूर से यूं लग रहा था जैसे दरिया की मौजों पर कई कश्तियां डोलती हुई हिचकोले खा रही हों और फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी में गर्क हो रही हों। बादशाह अपनी महल की बालकनी से यह मंजर खुद देख रहा था और हैरानी से देख रहा था कि वाकई कोई भारी भरकम काफिला दरिया की गहराई में डूबता जा रहा है। जब गीदड़ दरबार में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर उदासी और परेशानी के आसार नुमायां थे। वह जमीन पर गिर पड़ा और रोने लग गया। बादशाह घबरा गया और फौरन पूछा, ए एलची, ये क्या हाल बना रखा है? आखिर हुआ क्या? गीदड़ ने आंखों से आंसू साफ करते हुए दुखी आवाज में कहा, जहां अपना, हम बड़ी शान और शौकत के साथ पूरी बारात लेकर निकले थे, लेकिन दरिया में अचानक तूफानी लहरें उठ खड़ी हुईं। एक भारी तूफान आया और हमारी सब कश्तियां दरिया की बेरहम मौजों की नज़र हो गईं। हमारे तमाम सिपाही, घोड़े, हाथी और बाराती सब के सब पानी की तह में जा सोए। यह सुनकर बादशाह का दिल दहल गया। उसने जल्दी से पूछा, मेरे दामाद का क्या बना? क्या वह भी इस हादसे का शिकार हो गए? गीदड़ ने गर्दन झुकाते हुए अदब से जवाब दिया, जहां पनाह, अल्लाह का करम हुआ कि सिर्फ 2 लोग बच सके, एक मैं और दूसरा आपका दामाद। मगर इस हादसे में आपके दामाद के सारे कपड़े फट गए। हमने बड़ी मुश्किल से एक आदमी से आर्यतन कपड़े लेकर उन्हें पहना दिए हैं। वह दरिया के किनारे बेबसी में आपकी राह देख रहे हैं। बादशाह ने यह सुना तो वह चौंक गया। उसकी बेटी की शादी का ख्वाब गोया अधूरा रह गया था, लेकिन दिल में यह शुक्र भी था कि कम से कम दामाद जिंदा सलामत हैं। मोची की सारी बात सुनने के बाद बादशाह ने वजीरों और सिपाहियों को हुक्म दिया, फौरन जाओ, मेरे दामाद को इज्जत व एहतराम के साथ महल लेकर आओ। सिपाही दौड़ते हुए गए
और पूरे शान और शौकत के साथ मोची को अपने साथ लाए। जैसे ही बादशाह ने उसे सलामत देखा तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। फौरन दरबार में शादी की तैयारियां हुईं और धूमधाम से बादशाह की बेटी का निकाह मोची से करवा दिया गया। यूं किस्मत के खेल और गीदड़ की होशियारी ने एक गरीब मोची को बादशाह का दामाद बना दिया। शादी के बाद जब जश्न ख़त्म हुआ तो गीदड़ ने बड़ी आजिज़ी और गमगीन लहजे में बादशाह से अर्ज़ किया, बादशाह सलामत, एक बात मेरे दिल पर बोझ बनी हुई है। हमारे तमाम सिपाही, वुज़रा और बाराती दरिया की नज़र हो चुके हैं। यह खबर अब दूर दूर तक फैल चुकी है। मुझे अंदेशा है कि इस दौरान हमारे दुश्मनों ने मौका गनीमत जानकर हमारे महल पर कब्ज़ा कर लिया होगा। अब हमारी रियासत यतीम हो गई है और हमारा बादशाह बेसहारा। मेरी आपसे यह आजिज़ाना दरख्वास्त है कि आप हमारे बादशाह को अपनी शान और शौकत वाले महल में ही पनाह दे दें। यह सुनकर बादशाह लम्हा भर के लिए सोच में पड़ गया, फिर मुस्कुराकर बोला, एलची साहब, आपने मेरे दिल की बात ज़बान पर ला दी। मैं भी यही चाहता था कि मेरा दामाद और इस सल्तनत का नया बादशाह मेरे ज़ेरे साया रहे, लेकिन क्या आपके बादशाह इस बात पर राज़ी हो जाएंगे? गीदड़ ने बड़े एतमाद से जवाब दिया, जहाँ अपना आप इस बात की फ़िक्र न करें, यह काम आप मुझ पर छोड़ दें। मैं खुद जाकर उनसे बात करूँगा और वह ज़रूर मान जाएंगे। कुछ देर बाद गीदड़, जो कि एलची के रूप में आया था, बादशाह के हुजूर हाजिर हुआ। निहायत मौदबाना अंदाज में उसने अर्ज़ किया, जहाँ पनाह, हमारे बादशाह सलामत ने आपकी पेशकश बखुशी कबूल कर ली है। वह यहीं आपके ज़ेरे साया रहने के लिए राजी हैं। ये सुनते ही बादशाह के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वह बुलंद आवाज़ में बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरी बेटी भी मेरी आंखों के सामने रहेगी और मेरे मुआमलात में मेरा हाथ बटाने वाला एक और शख्स भी मिल जाएगा। फिर बादशाह ने फ़ौरन हुक्म दिया कि नए तामीर शुदा बागी महल के करीब एक शानदार इमारत बनाई जाए, जहां मोची, जो सबके सामने बादशाह के रूप में था, और शहजादी रह सकें। चंद दिनों के अंदर ही महल तैयार कर दिया गया। बड़े बड़े स्तंभ, चमकती फर्शियाँ और शीशे जैसे साफ आईने हर तरफ रौनक बिखेर रहे थे। शहजादी और मोची इस महल में जा बसे और यूं वह दोनों बादशाह के बिल्कुल करीब खुश व खुर्रम रहने लगे। कुछ दिन तक गीदड़, जो कि एलची के रूप में था, मोची के साथ महल में रहा। इस दौरान मोची बार बार उसका शुक्रिया अदा करता कि अगर वह न होता तो यह सब मुमकिन न था। गीदड़ मुस्कुरा कर कहता, दोस्ती और वफादारी का यही तकाजा है। आखिरकार एक दिन गीदड़ ने मोची से कहा, भाई, अब मेरा दिल अपने जंगल को तरस रहा है। मैं अपने असल रूप में अपने ख़ानदान के पास वापस जाना चाहता हूँ। मोची ने उसे बहुत रोका, कहा, यहाँ रहो, तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगेगा। लेकिन गीदड़ ने साफ जवाब दिया, नहीं, मेरा असल मुकाम जंगल है। तुम्हारे लिए जो करना था कर दिया। अब तुम्हारे नसीब का सितारा खुद चमक रहा है। यह कहकर गीदड़ वहां से रवाना हो गया। यूं एक गरीब मोची, जो कभी दिन भर जूते सीकर बमुश्किल पेट पालता था, आज एक अजीम बादशाह के दरबार में बादशाह के तौर पर रहने लगा। उसके कंधों पर शाही लिबास, सर पर ताज और अर्ध गिर्द खादिमों की कतारें थीं। वही हाथ जो कभी सुई धागे से जूते सीने में मशगूल रहते थे, आज सल्तनत के फैसले लिखवाने लगे। यह मंजर इस बात की जीती जागती मिसाल था कि तकदीर जब पलटती है तो एक मामूली मोची को भी बादशाह बना देती है। सबक: इंसान की ज़िंदगी कभी भी बदल सकती है। गरीबी, मुश्किलें और मजबूरियां हमेशा के लिए नहीं होती। अक्लमंदी, होशियारी और दूसरों की मदद से एक मामूली मोची भी बादशाह का दामाद बन सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि तकदीर का खेल अजीब होता है। आज जो गरीब है वह कल इज्जत और शोहरत के मुकाम पर हो सकता है। इसीलिए हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए और मेहनत, सब्र और उम्मीद को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। एक और अहम सबक यह भी है कि दोस्ती और वफादारी का हक अदा करना बहुत बड़ी नेमत है। जैसे गीदड़ ने अपनी चालाकी और वफादारी से मोची की तकदीर बदल दी,